धन्यवाद हिंदू मैम। अभी सदीनामा के संपादक जितेंद्र जीतांशु जी बता चुके हैं कि इसके फ्रंट पृष्ठ पे जो फोटो बनी हुई है उसके फोटो में एक जगह माँ बैठी दिखाई दे रही है, जिसको देख करके कहानी पढ़ने के बाद इंदु मैम कई बार रो उठी हैं। तो कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मन को झकझोर जाती हैं, और प्रवासी कहानियां हैं तो इसमें बहुत सारे अंतर्द्वंद हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, सुख है, दुख है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंदु मैम, आपने साकल, कोंक का किराया, एंटरप्रेन्योर कहानियों से जो प्रवासी लोगों के अंतर्द्वंद और स्वयं की भावनाओं को हम लोगों को बताया, वो बहुत ही अच्छी थी और दिल को छू लेने वाली थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राकेश पांडे जी को ससम्मानित आमंत्रित करती हूँ। राकेश पांडे जी प्रवासी संसार के संपादक हैं। प्रवासी भारतीय साहित्य पर आपने बहुत काम किया है। गांधी और हिंदी तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित साहित्य में गांधी जैसी कई महत्वपूर्ण कृतियां उनकी आई हुई हैं। राकेश पांडे जी प्लीज। मैं मंच पर बैठे सभी आत्मीयजनों को प्रणाम करता हूं और भाई जितेंद्र जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कल वैसे मैं दूसरे कार्यक्रम में कलकत्ता आया हुआ था, लेकिन आपको पता चला तो आज अंतिम सत्र में अध्यक्षता के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो रही थी, मैंने कहा मुझे जरा बीच में एडजस्ट कर दीजिए। तो आपका धन्यवाद। तो जो है आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला। यह एक बहुत गंभीर चर्चा है वास्तव में। प्रवासी साहित्य को लेकर बहुत तरह की बातें हम लोग भावुकता में कहते हैं। इस पुस्तक की बात अभी आपने की, क्या इस पुस्तक, चूंकि यह पुस्तक कोर्स में लगाई गई है, क्षमा करिएगा यदि मेरी बात आपको अनुचित लगे, लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम सही बात नहीं कहेंगे, जो हमारे बीच वक्ता जिन्होंने बात कही, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जो है, जिन लोगों ने इसकी समीक्षा लिखी है वे कौन लोग हैं, वो लेखकों से प्रभावित लोग हैं। इसकी चूंकि मैं उस दृष्टि से मैंने जितेंद्र जी से मंगाया, जब मैं कलकत्ता आया परसों, मैंने कहा मुझे किताब की प्रति चाहिए, चूंकि कोर्स में लगी है। मैं तमाम इन कहानियों से बहुत सारे कहानियां पढ़ी हैं, बहुत चीज मुझको जो इस किताब में जो गड़बड़ लगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि बाकी सब ठीक है आपका, लेकिन चूंकि आप इसको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को चूंकि ये मैं शब्द इसलिए पढ़ रहा हूं, मुझको पढ़ने में संकोच है, मैं शायद अपने बच्चों के सामने ना पढ़ूं जो पंक्तियां इस किताब में हैं, और मैं चूंकि आप छात्रों को पढ़ाएंगे और वो उसको किस मुंह से आप पढ़ाएंगे, ओए क्या ये पुडिंग है, अरे कोई चेहरा बना, बाबरा बिसल की छातियां बना, तू मरा चूतर बना रहा है। मैं समझ आता हूँ इससे लिखा है, पढ़ा जा, इसमें छपा हुआ है। यार मनीष ये बद्दी गाली में दे, नितंब है, नितंबों ने तो मेरी नींद उड़ा दी है। मुझे बताइए एक अध्यापक के रूप में एक छात्र से आप ये कैसे संवाद करेंगे। और बहुत अच्छी तेजेंद्र मेरे बहुत निजी मित्र हैं, उषा राजे, मैंने ये सब मेरे शुरुआत की जब हमने पत्रिका आरंभ की, मेरे इनसे आधी भी उन्होंने मुझे नमस्ते भेजे जी ने बताया। लेकिन मुझे आपत्ति, जब आप किसी कहानी को कोर्स में लगा रहे हैं तो उसकी भाषा पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप अपराधी हैं। आप अध्यापक होकर आप अनपढ़ हैं। यदि आप बच्चे के सामने ऐसी बात प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यदि मैं डेविड के साथ संसर्ग कर भी लेती तो भी अंततः होता तो यही होना था कि बच्चे की मां तो बनना ही था। वह चुंबन जो डेविड ने मेरे होठों पर अंकित कर दिया था, क्या आज किसी की स्थिति में उसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ? क्या उसे मजबूर कर सकती हूँ कि वह मुझसे शारीरिक संबंध बनाए? आज जो उसकी सारी आशाएं मुझ पर ही टिकी हैं। तो मतलब और बहुत कुछ है इसमें। मैं केवल इतनी संक्षेप में बात कर कहना चाहता हूं कि प्रवासी कहानियां बहुत अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रवासी साहित्य को चूंकि जब आरंभ में मेरठ विश्वविद्यालय में, मुंबई विश्वविद्यालय में जब लगाया गया, मुझे लगता है जब हम कहानियों को कोर्स में लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अध्यापकों की एक समीक्षा होनी चाहिए कि हम बच्चों को जिन कहानियों को पढ़ाने जा रहे हैं वो कहानियां क्या हैं। ऐसी कहानियां केवल इतनी कहानियां नहीं है। प्रवासी साहित्य तो आप मूल रूप से केवल गिरमिटिया देशों में जिसको आप भारतीयता की बात कर रहे हैं,
आपको अनंत जी को पढ़ेंगे, आप अमरधनु अनंत को पढ़ेंगे, उनकी कहानियों को पढ़ेंगे, हेमराज सुंदर को पढ़ेंगे, राज हीरामन को पढ़ेंगे, और आप लंदन में तेज शर्मा को ही पढ़ेंगे। उनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां हैं। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, प्रवासी पे बात हो रही साहित्य पे, साहित्यकार प्रवासी है कि रचना प्रवासी है? यदि केवल पासपोर्ट प्राप्त कर लेने से कोई जाकर लंदन में फूल की पर्वत की किसी की प्रशंसा कर देता है तो वह साहित्य प्रवासी नहीं है। साहित्यकार के प्रवासी होने से रचना प्रवासी नहीं होती है। इस मूल तथ्य को पहले समझना होगा। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग गुलाम रहे अंग्रेजों के, जो जाके विदेश में पढ़ जाता है। हमारे अध्यापक लोग सबसे पापी लोग हैं इस मामले में। मैं 20 लोगों को जानता हूं। मैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहां लंदन जाने की चाहत में, अमेरिका जाने की चाहत में उन लोगों को कोर्स में लगाया जाता है जिनसे उनसे निजी संबंध होते हैं। बल्कि कृष्ण बिहारी का नाम अभी आपने लिया किसी पेपर ने, कृष्ण बिहारी को क्यों नहीं लगाता? कृष्ण बिहारी की रचनाएं इस रचनाओं से 10 गुना श्रेष्ठ है। आपकी हिम्मत है लगाने की, क्योंकि वो आदमी आप तक पहुंचता नहीं, ना आपको चर्चा करता है, ना आपको लंदन घुमाएगा। कोई अध्यापक नहीं लगाता आपकी कहानी को। कहानी तो उसको लगाया जाता है जिस कहानी से अध्यापक का संबंध होता है, जिसमें जो समीक्षाएं छपी हैं। क्या वो निष्पक्ष समीक्षाएं हैं? अध्यापक महोत्सव को जानता हूं जिसमें जितने लोग छपे हैं। मुझे इस बात पे क्रोध चढ़ता है कि मैंने प्रवासी साहित्य में लगभग 2 दशक से अधिक काम किया है। मैं जितने रचनाकार हैं सबसे मेरे निजी संबंध है, सब मेरे निजी मित्र हैं। दिल्ली आते हैं, मैं 14 बार मॉरिशस गया हूं। मैं सबको जानता हूं, अटल जी का। लेकिन मुझे जब होता है इस तरह की किताबों को देखकर, इसमें देखकर कि पढ़ाया क्या जा रहा है छात्रों को, क्या भाषा पढ़ाई जा रही है। हम सूत्र पढ़ाने के लिए वहां पर बच्चों को बुलाते हैं। कोई पेरेंट्स आपसे मुझे इसमें एक है कि आप ब्लू फिल्म के लिए, कि हम ब्लू फिल्म देखता हूं तो मुझे भारतीय लड़कियों को कि ब्लू फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है। क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए स्कूल में? बच्चा खड़ा होकर पूछेगा अध्यापक जी ब्लू फिल्म क्या होती है? क्या बताएंगे कि ब्लू फिल्म क्या होती है? उसमें भारतीय लड़कियां क्यों अच्छी लगती हैं? आप प्रशंसा ही मत बटोरिए। जो आपने बीच वक्तव्य दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सही समीक्षक भी होने चाहिए। प्रवासी भारतीय कोई भी लेखक जो अपनी समीक्षा नहीं करना चाहता, वो आलोचक चाहता ही नहीं है। वो उन्होंने अपने शब्द के एजेंट बना दिए भारत में। उनकी कविताएं और अध्यापक उसमें सबसे ज्यादा दोषी हैं। मैं नाम जानता हूं। इसलिए मेरा जो ये है कि निजी मित्रता हमारी अपने स्थान पर है, लेकिन मैं निजी मित्रता के स्थान पर प्रवासी साहित्य का अहित नहीं कर सकता हूं। जो मुझे बात कहनी है, मेरे सब निजी मित्र हैं, मेरे सब घर मेरे अपने संबंध हैं, लेकिन उनकी सारी रचनाएं जो है प्रवासी हो ऐसा नहीं है। इस बात को पहले प्रवासी साहित्य की जब भी अध्यापक लोग बैठे ये बात समझ लीजिए कि रचना प्रवासी है कि साहित्यकार प्रवासी। आप पासपोर्ट देकर प्रभावित मत होइए। आपको प्रवासी साहित्य पढ़ना है, आप जाइए उन लोगों गिरमिटिया देशों में। आपने भारतीयता की बात की यहाँ पर, चूंकि मेरा विषय मैं किताब इसलिए बोल गया मैं कि जो अंतिम सत्र इसकी अध्यक्षता मैंने करी थी वो किताब पर ही था, मतलब कोर्स के बारे में था। जी ने उसमें ही लिखा कि आपको उसके पढ़ाने की कठिनाइयां क्या हैं। तो मैंने ये महसूस किया किताब को मंगाकर जो आप कोर्स में पढ़ा रहे हैं कि मुझे भाषा पर बहुत आपत्ति है। यदि कोई ये कहानी लगनी भी है तो उसकी भाषा को थोड़ा सा उसको परिवर्तित करिए। ये जो शब्द प्रयोग है इसमें उन पे मुझको आपत्ति है कि ये आप वैसे पढ़ने में जो मर्जी पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप कॉलेज में पढ़ाएंगे आप तो आप ब्लू फिल्म चूतर ये सब मुझे लगता है कि मुझे बहुत घोर आपत्ति है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे। दूसरी बात, हम कहीं ना कहीं पे हम केवल गिरमिटिया देशों की बात करते हैं, हम केवल ये लंदन वगैरह की बात करते हैं। खाड़ी की बात चूंकि पूर्वा वर्मन जी का पेपर मेरे सामने पढ़ा गया, लेकिन मैं देखता हूं खाड़ी देशों की बात ही नहीं होती है। जबकि अगर आप कृष्ण बिहारी को पढ़ेंगे और उन लेखकों को पढ़ेंगे जिनका पेपर में जिक्र है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पढ़िए उसको, तब आप भूल जाएंगे ये क्या है। ये आपको जब कोई भारतीयता क्या है कि एक बच्चा कमाने गया है, उसकी वहां पे मौत हो जाती है, उसके माँ बाप यहाँ इंतजार करेंगे बेटा जो है पैसा भेजेगा, उसके दोस्तों को पता चलता है अरे ये तो मर चुका है, इसके माँ बाप कह रहे हैं इलाज कराना है। दोस्त मिलकर जो है उस माँ बाप को नहीं बताते हैं कि आपका बेटा यहाँ दुबई में मर गया है, वो उसको पैसा भेजते हैं। ऐसी तमाम पीड़ादायक कहानियां हैं। लेकिन मुझे किसी कोर्स में भारत के विश्वविद्यालय में 3-4 जगह चलता है, मेरठ चलता है, मुंबई चलता है, आगरा में शायद अभी आया है, आप क्या मुझे पता चला, इस प्रकार की कहानियां नहीं ली जा रही हैं। क्योंकि उनका कृष्ण बिहारी बेचारे दुबई रहते थे, आगे कानपुर रहते हैं, हमारे मित्र हैं, वो बताते हैं मैं अपने को नोट नहीं करता हूं मैं। तो मुझे लगता है कि ये आपका दायित्व, आप उन तक पहुंचिए। ये कृष्ण बिहारी का दायित्व नहीं कि वो आपका अगर चर्चागिरी कहेंगे नहीं आप घूमने कभी दुबई आ जाइएगा। ये बहुत आपको मतलब इस कड़वी सच्चाई को आपको ग्रहण करना होगा। अच्छा, दूसरी बात जो है, अभी एक चूंकि मैं कुछ बातें बहुत दिमाग में चल रहा है, मैं पढ़ते पढ़ते अभी इन्होंने भोजपुरी की बात की। ये भी बिल्कुल गलत है कि भोजपुरी का जो है गिरमिटिया में सबसे अधिक सांस्कृतिक योगदान है तो अवध क्षेत्र का है।
मैं आपको बता दूं जरा, ये केवल अच्छा मैं एक चीज पूछता हूं, बाबा माई की मूर्ति कहां लगी हुई है? आप जानते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं प्रवासी साहित्य, बाबा माई की मूर्ति कहां लगी है? बताइए ना, मतलब आप लोग प्रवासी पढ़ा रहे हैं सब लोग, बाबा माई की मूर्ति कहां लगी है? अच्छा एक और दे रहा हूं क्लू, कलकत्ता में लगी है, जहां मैं खड़ा हूं। कहां लगी है? अरे गजब, तो आप प्रवासी पढ़ा रहे हैं, मतलब किसी को पता नहीं है और सब लोग प्रवासी पढ़ा रहे हैं। बाबा माई की मूर्ति का जहां से कलकत्ता से जहां से प्रस्थान हुआ ड्यूटियों का, भवानीपुर घाट पर, जहां के घाट में मैं भी था, और जिस वो प्रतिमूर्ति है सूरीनाम में जो बाबा माई की मूर्ति लगी है, उसकी प्रतिमा का एक प्रतिमूर्ति बनाकर कलकत्ता के भवानीपुर घाट पे लगाई गई, ताकि जो यहीं से हमारे पूर्वजों ने प्रस्थान किया था। पढ़ाने कलकत्ता के लोग नहीं जानते हैं, क्या प्रवासी सहायता पढ़ा रहे हैं? आप नकल मार रहे हैं कि क्या किसी ने किताब लिख दी, उसका पहुंच लिया और बता दिए भोजपुरी जा रहे थे। पहले उस पर काम करिए। मैं बता रहा हूं आपको, कलकत्ता और फैजाबाद दो ऐसे स्थान थे जहां से जो गांव में गन्ने के खेतों में क्यों गए लोग? क्योंकि जहां पर का गन्ना बोया जाता था, अंग्रेजों को गन्ने की खेती करवाने के लिए ही वैसे मजदूरों की जरूरत थी। जिन क्षेत्रों में गन्ने की उपज होती थी उन क्षेत्रों की प्राथमिकता थी, अगर वो लोग आएंगे तो वो लोग वहां पे चीनी मिलों के लिए जो गन्ना उगाया जाता है वो लोग वहां पर उसके लिए काम करेंगे। तो भवानी, जैसे अब मुंशी रहमान खान है, कोई नाम नहीं ले रहा है, भारतीयता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। जो मुसलमान थे, राम लीला क्या उनका वो था, प्रेम था, हमीरपुर के रहने वाले थे, कानपुर पहुंचे, उनको कटियों ने फंसा लिया, फैजाबाद होते हुए कलकत्ता होते हुए पहुंच गए सुलझा, और वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए अगर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी अपनी रचनाएं लिखी जो अनपढ़ थे, और स्मृति से लिखी। मैंने अभी एक निकाल के इसलिए रखा था, मैंने कहा मैं केवल आप लोगों को बताऊंगा कि प्रवासी साहित्य में ये चीजें छूट क्यों रही हैं। ये मुंशी रहमान खान ने सूरीनाम में लिखा, आदि अनंत प्रभु, ये उनके लिए, ये तो शायद मुसलमानों वाला है, आदि अनंत अंत नहीं प्रभु का कोई सृजनहार, हिंदू माता पिता प्रभु के नहीं कोई पालनहार, जो कहीं नूर रसूल का नहीं रचत रहमान, तो कुदरत रब अपनी प्रकट करत नहीं जहान। लंबी है, नूर की उत्पत्ति हुई जस भई, लंबी रचना है। मुझे लगता है कि आपका दायित्व है, आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप भारत सरकार को बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आपका दायित्व है कि आप इस पर काम करिए। मेरा दायित्व नहीं, हम लोग तो शौकिया अपना एक साहित्य का बीड़ा उठा के बन गए और लिख रहे हैं। मुझे लगता है जब सरकार अब आप सुविधा दे रही है, जब हमने शुरू किया, मैं विदेश मंत्रालय समिति, हम लोग सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते थे कि इनका आप डायरेक्टर लगाइए, आप इनको रचनाओं को छापिए। पहले तो कोई छापने वाला नहीं था, प्रवासी लोगों की रचनाएं, केवल बेचारे उषा राजे का भी मुझे प्रसंग याद है, जिनकी कहानी है वो, कि वो अपना लोग पैसा देकर कहानियां छपवाते थे, रचनाएं पुस्तकें तब छपती थी जब पैसा देते थे, एक समय वो था। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, मैं चूंकि समय हो जाएगा अगले सत्र का, मैं थोड़ी सी भारतीयता की बात भी और बढ़ा कर आप कर लेता हूं, नहीं तो बहुत लंबा मैं हम लोग बोलते रहते हैं। तो इसमें चीजें जो है मैं भोजपुरी का बता दे रहा हूं आपको कि ये नेशनल आर्काइव ऑफ फिजी से आंकड़े हैं, डायस्पोरा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डायस्पोरा, इसको पढ़िए। 45,000 में से 34,000 लोग केवल अवध के गए। आप जिनका आपने डबका पुराण का फिजीमा का नाम लिया, और मेरे पास है, दोनों की भाषा पढ़िए क्या है, क्या भोजपुरी भाषा है वो? ये तो भोजपुरिया आपने आपको आगे करके ये भोजपुरी नहीं, अवधि सुब्रमण्य से इसका मैंने इंटरव्यू लिया। सुब्रमण्य कहते हैं कि मैंने तुलसी को पढ़ के लिखना सीखा है। वो कहते हैं कि तुलसी ही मेरे, जो मैं आपको भी, मैं अगर उसकी एक मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, मैं कहीं तो आपको उसका सुनाऊं कि वो भाषा क्या है। आप ये क्या है कि भ्रम चल गया और नकल हो रही कि सब जगह की भोजपुरी है। मॉरिशस को, ट्रिनिडाड को छोड़कर अधिकतर लोग वहां पर जो गए भोजपुरी क्षेत्र से गए। सूरीनाम और फिजी में जो लोग गए वो पूरे अवध क्षेत्र से गए। और अच्छा, उससे क्यों कह रहा हूं, अब चूंकि कलकत्ता में मैं लेखक का नाम भूला हूं नहीं दुनिया में, उन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता में डाक यार्ड है, जहां से यहाँ पे जो टोकन जारी होता था मीडिया मजदूरों को, उन्होंने उसका कंपाइलेशन किया कि मतलब कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से गया, उसका नाम क्या था। तो अब तो चूंकि कंप्यूटर युग आ गया है, कंपाइलेशन हो गया है, इसमें भ्रम की कोई बात ही नहीं है कि कौन कहां से गया। इस प्रकार की तमाम चीजें जो हैं वो हमारे सामने हैं। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर मिल जाता है मैं पढ़ के सुना दूंगा फिजी माँ का वो अंश भी, कि जो उन्होंने लिखा है आपके सुब्रमण्य जी ने। सुब्रमण्य से जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मुझे लगा कि ये कैसे लिख रहे हैं, तो
तो उन्होंने बताया मैं तो रामायण पढ़ता हूँ, रामायण की। अच्छा, जो लोग वहां क्या करते हैं, जो लोग तुलसी का रामायण नहीं पढ़ पाते वो राधे श्याम रामायण पढ़ते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी जो चीजें हैं। और रामायण को लेकर बता दूं मैं, वहां पर फिजी को रामायण महारानी कहा जाता है। अब रामायण जो भारतीयता की बात है कि जब अंग्रेज लोग वहां पर गए, उन्होंने जो ब्रिटिश की महारानी को, हालांकि सब लोग ब्रिटिश को ब्रिटिश महारानी कहते थे, एलिजाबेथ, तो भारतीय लोगों ने जो प्रतिवाद किया, उन्होंने कहा हम तो इसको महारानी नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा हमारी जो महारानी है, यह भारतीयता, वो हमारी महारानी तो रामायण महारानी है, आज भी रामायण महारानी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो इस प्रकार का जो वहां पर कार्य हुए हैं विदेशों में, मुझे लगता है कि उन पे हमारी दृष्टि कम जा रही है। अब देखिए, जो मुझे मिल गया ये मैंने फिजी मास में आते समय मैंने कहा था कि मैं कुछ 2 लाइनें 4 लाइनें फिजी, ये वहां की भाषा सरना, फिजी बात इसको कहते हैं। रामचरितमानस बिना हम फिजी वासी सब अनाथ हैं, ककिया धीरे से फुसफुसाइस बिंदा के कान में, कैसे फिजी वासी अनाथ हो गए। सबन के बाप अभी जिंदा हैं, काकी मुंह पे ओढ़नी डारिस, हंस के बोलिस, आपन बात उसके मजा लगा, आपके बाप उसके मजा लगा, ठीक है तिलकधारी आगे बोलो, खाली देखना बहुत लंबा चौड़ा हाके लगना। मैं ये बता रहा हूं कि जो इस भाषा का विकास हुआ, और दूसरी चीज भारतीय संस्कृति की बात बता दूं मैं, आप जितने लोग गए होंगे मॉरिशस फिजी में गए होंगे, घर के बाहर, और कभी आप पुरानी अयोध्या चले जाइएगा, घर के बाहर जो है जो तुलसी का चौरा लगता है झंडी, वो वही संस्कृति आपको पूरी ब्रिटिया देशों में मिलेगी। आपको जहां पे नए मकान आबादियां नहीं बनी, आज भी घर के बाहर हनुमान जी की चौरा और तुलसी की वो हनुमान जी की मूर्ति, तुलसी की चौरा मिलेगा आपको। तो कहानी क्या है प्रवासी साहित्य में, अभी आगे ये तो मैं अवध की बात मैंने थोड़ी सी, अब आगे और बता दूं मैं, भवानी दयाल सन्यासी को पढ़िए, तोताराम सनाट को पढ़िए। जब गांधी जी चल रहे थे दक्षिण अफ्रीका से, तोताराम भवानी दयाल सन्यासी वहीं थे। आपने देखा हो गांधी जी के आगे 2 दांत नहीं है, गांधी जी की फोटो में देखा हो गांधी जी के आगे 2 दांत नहीं है। दांत क्यों नहीं है, किसने मारा था? एक पठान थे, पठान में आगे थोड़ा नाम बोल रहा हूं, जब गांधी जी चल रहे थे तो चूंकि गांधी जी ने वहां पर यह कहा था मुसलमानों के लिए कि उन्होंने उनकी अधिक जो विवाह प्रथा है, बहु विवाह प्रथा, उसका विरोध किया था। तो उनके लिए जो मीर पठान, तो वो विरोध में हो गए थे, उन पर पत्थरबाजी हुई थी। तो उस समय की घटना है जब प्रवासी की आत्मकथा में भवानी दयाल सन्यासी ने लिखा है उसको। मैं इसलिए सारे उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि प्रवासी साहित्य में कहां तक जाना है। प्रवासी साहित्य यहां तक नहीं है, अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं जहां से इसकी, मुझे लगता है जितना पीछे चलेंगे, आप वो CFMDUs की रिपोर्ट पढ़िए, तब चलेगा कि यह प्रवासी कहां पर है। आप जैसे उन्होंने 1926 में प्रवासी भवन का निर्माण कराया अपने गांव में, भवानी सन्यासी ने, तमाम इस तरह की बातें हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, बहुत सारी पांडुलिपियां पाकिस्तान चली गई। अब क्या है कि जब हरविंदर सिंह बेदी से मैंने कहा कि मैं अवधि पे इस तरह की कुछ बात हो रही किया जाए, तो उन्होंने मुझे एक सूची दी कि जो कि लाहौर की लाइब्रेरी में, अच्छा चूंकि हिंदी उनको आती नहीं है, तो बहुत सारी पांडुलिपियां उस जमाने की आज भी आप प्रकाशित वहां पर पड़ी हुई हैं। लेकिन चूंकि साहित्य के लिए कोई अगुवाता नहीं है, तो उसके लिए कोई जितेंद्र जी चाहिए जो पाकिस्तान जाए, उनको कह दिया दो हमको जो, तो मतलब एक ऐसी कोई जिजीविषा चाहिए, वो हमारी आजादी की पहले की बिना छपी हुई पांडुलिपियां वहां पर नहीं है, उनमें प्रवासी साहित्य हो सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार का बहुत सारा अभी काम करने की आवश्यकता है। हम कर कोर्स में मुझे थोड़ा सा ये आपत्ति लगी, क्षमा करिए यदि बुरा लगा हो, लेकिन मुझे आपत्ति लगी कि अगर मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा कॉलेज में, तो शायद इस भाषा को मैं ना पढ़ाना चाहूं उसके बच्चे को, मतलब ये। और जो आपने कहा कि तुलसी को पढ़ना चाहते हैं इस प्रवासी की बजाय, बहुत धन्य है माँ बाप के बच्चे जो इसकी बजाय तुलसी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो शब्दावली पढ़ेंगे या जो कहानी पढ़ेंगे, जैसे उन्होंने कहा कोख का किराया है। अब कोख का किराया सैगोरेसिक में, जो सैगोरेसिक प्रथा है कि जिसके बच्चा नहीं होता दूसरी स्त्री को हायर करके कोख ले लेते हैं, या बहुत सारी कहानियां हैं। मुझे लगता है अभी भारतीय समाज में उतनी वो रची बसी हुई प्रथाएं नहीं है,
यदि हम जैसे आज की वो प्रथा भी तेजन शर्मा की नहीं हुआ है कि जिसमें वो कब्र को पहले कर दिया जाता है, लेकिन वो भारतीय प्रथा नहीं है ना, उसमें कोई भारतीयता की बात है। ये विदेश में रची गई अच्छी हिंदी कहानियां हैं, विदेश की भूमि पर अच्छी रची गई हिंदी कहानियां हैं, लेकिन आप इनको प्रवासी हिंदी साहित्य कह देंगे, ये नहीं हो सकता है। मुझे लगता है इसका दोनों का आपको अंदर करना पड़ेगा, कौन सी विदेशी हिंदी अच्छी कहानी है और कौन सी प्रवासी हिंदी साहित्य की कहानी है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल इतनी बात कहूंगा, विकल साकेती जी की हमारे अयोध्या के वो थे कवि, इन लोगों ने सुना होगा कि समस्याएं अधिक हैं, समाधान कम है, अभिशाप ज्यादा, वरदान कम है, अयोध्या का आज ये वातावरण है, सभी राम बनते हैं, हनुमान कम है, हनुमान कम है। धन्यवाद राकेश। प्रवासी कहानियों की कुछ बिंदुओं पर प्रश्न उठाते हुए उन्होंने अपनी उलझन को हम सबके सामने रखा और मुर्शिदाबाद नाम जैसे चिंतक के साथ ही कई अच्छी बातों को हम सबसे परिचित कराया। आपको पुनः धन्यवाद। अब मैं गीतांशु जी से आग्रह करूंगी कि आप आएं और हमारे मंचस्थ विद्वजन को सम्मानित करें। शब्दावली नहीं है, पढ़ते हैं इनकी शब्दावली अब अध्यक्ष पहुंच गए बाई डिफॉल्ट अध्यक्ष को यहाँ आना है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस पॉकेट को खोल करके आप सबको बता देना चाहिए कि इसमें है क्या। इसमें परिषद ने कुछ किताबें प्रकाशित की हैं। प्रकाशन की एक सूची है जिसमें हरप्रीत कौर की एक कहानी संग्रह है, चित्रा सिंह है, विक्रम विसाखी है, प्रियंका पंडित है और शंकरानंद है। इसके साथ में सुधीनामा प्रकाशन की दो पुस्तकें हैं, कविता संग्रह है, मैं और मेरी कविता। मैं चुकी है तो फिर आज क्यों वापस कर फोटो मैं आपको दे दूं। सम्मानित मंच और सभा कक्ष में उपस्थित सुधीजन मित्रों और आज के इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रवासी साहित्य में भारतीयता के आयोजकगण, सबको मेरा साधुवाद, मेरा नमस्ते। समय काफी हो चुका है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं जरूर कहना चाहूंगी। अध्यक्ष का यह दायित्व होता है कि उनके पहले जितने लोगों ने वक्तव्य रखा है उसकी एक बहुत सूक्ष्म समीक्षा कर दें। तो मैं उल्टे तरफ से शुरू करूंगी। भाई राकेश पांडे जी ने मेरा आधा काम कर दिया, क्योंकि जब मैं इन कहानियों को पढ़ रही थी तो मेरे मन में भी
कुछ प्रश्न उठे थे और उनके बोलने के बाद अभी हमारे मंच पर हमारी दीदी इंदु सिंह जी और वक्ता, इनके बीच में ये प्रश्न उठा कि यदि भाषा की अभिव्यक्ति पर, इस तरह की अभिव्यक्ति पर या भाषा की अभिव्यक्ति पर हम प्रश्न खड़े कर रहे हैं तो हम विद्यापति को कैसे पढ़ाते हैं। और जब हम प्राचीन साहित्य पढ़ते हैं तो सचमुच में मैं जानती नहीं, मुझे नहीं पता कि हम जब विद्यासागर कॉलेज में थे या जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे तो विद्यापति पढ़ाने का दायित्व मेरे कॉलेज में मेरे पास था, क्योंकि वो लड़कियों का कॉलेज है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में विद्यापति को पढ़ा रही थी तो पहले से मैं तैयार होकर जाती थी कि कितनी सुसंस्कृत शब्दावली मैं उन व्याख्याओं के लिए प्रयोग करूं। लेकिन काव्य में जिस तरह की अभिव्यक्ति वहां थी, प्रश्न चूंकि उठा इसलिए उत्तर देना मेरा दायित्व है, जिस तरह की अभिव्यक्ति विद्यापति में है, इन कहानियों की अभिव्यक्ति बिल्कुल अलग है। हाँ, आज के प्रवाह में, समय में, जबकि भाषाई अशालीनता टीवी पर ये कौन से सीरियल चलते हैं ना, नेटफ्लिक्स पर, मैं सीरियल में देखती नहीं, मैंने एक या दो वो लॉकडाउन के समय में देखा, उसके बाद कहा मानो पूरा हमको नहीं देखना है। और यहां तक कि मूवी में, सिनेमा में इस तरह की अशालीनता आज की पहचान बन गई है। और राकेश पांडे जी का भी प्रश्न सही है, मुझे बोलने में असुविधा लग रही है। नितंब कहना तो ठीक है, किंतु उसके बाद जो दूसरा शब्द आता है उसके लिए, वो हमारे यहाँ गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, हम काव्य में उरोज शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके दूसरे ग्रामीण शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो गाली में आ जाता है। इसलिए भाषाई शालीनता को बचाए रखना, भाषा को बचाए रखने के लिए आलोचकों का भी धर्म है, रचनाकारों का भी धर्म है और शिक्षकों का भी धर्म है। उसके पहले, उनके जस्ट पहले इंदु सिंह जी ने, इंदु दीदी ने, चूंकि वो संयोजिका रही हैं, उन्होंने समस्त कहानियों से आपका परिचय करा दिया, मेरा आधा काम खत्म कर दिया। और दिव्या प्रसाद जी ने बड़ी मेहनत से अपना पेपर तैयार किया और विभिन्न कहानियों के माध्यम से भारतीयता यानी भारतीय संस्कृति पर संक्षेप में प्रकाश डाला। विजय भारती जी ने प्रवासी साहित्य के अंतर्गत आने वाले अनेक उपन्यासों की विशेषताओं पर गंभीर चर्चा की। दो एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठे थे, जिसमें एक है कि गंगा नदी, सरयू नदी या टेम्स नदी, इनका प्राचीन, हमारे प्राचीन साहित्य में जितना महत्व है, इसका एक मूल कारण तो ये है, ये नदियां ही हमारे जीवन का स्रोत थी। इनके महत्व का मूल कारण यही है और ये नदियां हमारी संस्कृति की निर्माता रही हैं। दूसरा प्रश्न, और कई बार मेरे दिमाग में ये उठा है कि जब हमारे बहुत स्थापित आलोचक सांस्कृतिक शुद्धतावाद
जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि सांस्कृतिक शुद्धतावाद जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। हम शुद्धतावादी बनते हैं अपने संस्कार में, क्योंकि संस्कार और संस्कृति दो अलग चीजें हैं। हमारे चाहे वो जन्म के संस्कार हों, चाहे शादी के ब्याह के संस्कार हों, चाहे वो मृत्यु के संस्कार हैं, वहां हम शुद्धतावादी आचरण अवश्य अपनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन और आज का जो ये संचार क्रांति का चरम युग है, एक क्षण में अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश में कोई भी सूचना कहीं भी आ जा सकती है। वो दिनकर की कविता में कहूं तो विश्व आपके हस्तमलक है, हाथ में है। आजकल कोई न्यूज टीवी पर नहीं देखता, टीवी में नहीं देखता, बल्कि वो अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं। अब थोड़ी सी अपनी बातें, मैं कल के उद्घाटन सत्र में थी, प्रयत्न कर रही थी कि प्रथम सत्र में उपस्थित रहती, लेकिन कुछ असुविधाओं से उपस्थित नहीं हो सकी। राकेश पांडे जी की जो पीड़ा है कि प्रवासी साहित्य को महत्वपूर्ण स्थान भारतीय आलोचना में नहीं मिला, उनकी यह पीड़ा जायज है। क्योंकि अभी कुछ दिनों से, जब से ये संचार की बातें हो रही हैं, गिरमिटिया मजदूर की बात तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन ये संचार जितने दिनों से आ रहा है, फेसबुक और ये सारी चीजें, तब से हम ज्यादा उन लेखकों से, कवियों से सबसे परिचित हुए। अन्यथा इतना परिचय सबके पास नहीं था। कुछ एक सीमित वर्ग था जो इन कहानियों के साथ, इनके साथ जुड़ा हुआ था, और जिसका मूल कारण उन्होंने बताया कि वो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। तो साहित्य लिखा जा चुका है। हम जानते हैं कि आलोचना के मानदंड पहले नहीं तैयार होते। जब साहित्य लिखा जा चुका होता है तो उसके पश्चात आलोचना के मानदंड तैयार होते हैं। सचमुच आज की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम प्रवासी साहित्य की आलोचना के लिए एक नए मानदंड तैयार करें, क्योंकि पारंपरिक आलोचना के चौखाने में, चौखटे में वो सारा साहित्य नहीं अटेगा। दूसरी बात, कल एक बात हुई थी कि प्रवासी साहित्य पीड़ा का साहित्य है। मैं मानती हूं कि कोई भी रचना जब फूटती है, कोई भी रचना जब लिखी जाती है, आप आदि कवि वाल्मीकि के पास जाइए, जब तक पीड़ा ना हो, कचोट ना हो, चिंतन के गहवर में डूबने की स्थिति ना हो, तब तक कोई साहित्य नहीं लिखा जाता। और कोई भी साहित्य, चाहे वो भारतवर्ष में लिखा गया हो, चाहे विदेश में लिखा गया हो, किसी भी प्रांत में, किसी भी जाति द्वारा, कहीं भी किसी के द्वारा लिखा गया है, वो एक तरह से पीड़ा का ही साहित्य होता है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि प्रवासी साहित्य पीड़ा का साहित्य है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सबसे पहली बात, वास्तव में आज ये निर्धारित करने का समय है कि हम प्रवासी साहित्य किसको मानते हैं। समूनाथ जी ने कल संकेत किया था, और क्या कहते हैं, बाबूलाल शर्मा जी ने भी संकेत किया था कि आज ये बड़ा दायित्व है कि उन विशेषताओं को हम निर्धारित करें, उन एक आलोचनात्मक सरणी तैयार करें कि किसको हम प्रवासी साहित्य कहेंगे। प्रवास में रहने वाले लोगों द्वारा लिखे हुए साहित्य को हम प्रवासी साहित्य कहेंगे, या कि क्या कहते हैं, दूसरे देश में रहकर अपनी भाषा में लिखे गए
साहित्य को अपनी भाषा या मूल भाषा में जब हम अनुवाद करते हैं तो एक भाषा मूल भाषा होती है और जिसमें हम अनुवाद करते हैं वो भाषा अनुवाद की भाषा होती है। तो एक बात तो ये निर्धारित करने की बात है, मेरी जितनी विद्या बुद्धि है, मैं जितना समझ पाती हूं, उसके हिसाब से एक मूल से उखड़कर दूसरी जगह पर बसे हुए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा रचित वह साहित्य जो अपने मूल की पीड़ा के साथ या अपने मूल की उद्भावना के साथ जुड़ा हो, वह प्रवासी साहित्य है। अब इसमें यदि कोई कहानीकार हैं तो मैं एक कहानी की कथा की मूल भूमि देती हूं। कल एक बंगाली महिला, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एशियाटिक सोसाइटी से चंद्रमौली जी, वो यहाँ बोल रही थी। उन्होंने अपने परिचय में कहा कि उनके परिचय में पूरे वही लोग थे जो बंगाल के लोग थे, बंगाली थे, और जा करके यूपी में बसे थे, बिहार में बसे थे, अन्य प्रांतों में बसे थे, और वहां जा करके वहां का साहित्य, वहां का जीवन, वहां की भाषा उनके साथ उसमें थी, उसको उन्होंने प्रवासी साहित्य के अंतर्गत लिया था। इंदु दी ने कहा कि मेरे पिता यहाँ उखड़ कर आए थे, यहाँ आए थे, दादा आए थे, वो प्रवासी थे। सचमुच में हम प्रवासी ही हैं। हम लोग, मैं अपनी बात कर रही हूं, जब अपने पिता के साथ जिस मोहल्ले में रहते थे, मेरे पिता यहाँ एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, लेकिन उस मोहल्ले में हम लोगों को हिंदुस्तानी के अलावा और कोई परिचय प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो पुराना अभिजात के बंगालियों का मोहल्ला था और वहां पर हमें वही हिंदुस्तानी मास्टर मोशाई तो बटे, किंतु हिंदुस्तानी मास्टर मोशाई। उसके बाद जब हमने लेक टाउन में 8-10 लोगों के साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव के तहत एक खाली जगह पर मकान बनाया, आज से 25 साल पहले, तो वहां पर जितने लोग आए उसमें बहुत सारे बंगाली भी थे, बहुत सारे पंजाबी भी थे, बहुत सारे नहीं, खाली पंजाबी और बंगाली लोग थे, क्योंकि गुजराती अपने मोहल्ले के साथ रहते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हैं, और मारवाड़ी भी अपने मोहल्ले के साथ रहते हैं, अपने लोगों के बीच में घर बनाते हैं। तो जब हम वहां गए तो वहां सारे बच्चे एक साथ खेलते थे। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी, उस जगह पर तो लोग हम लोग के साथ नहीं खेलते थे, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं करता। तो मैंने उसको कहा कि बेटा, हम लोग यहाँ आए हैं तो ये जितने लोग हैं यहाँ, चाहे वो बंगाली हो चाहे पंजाबी हो, सभी लोग अपने मूल से उखड़कर आकर नई जगह पर बसे हैं, इसलिए सबका एक दूसरे के साथ एक अलग जुड़ाव है। ये एक कहानी की थीम है, और जिसको कहानी लिखना है प्लीज लिखिए इस पर। और ये आज कलकत्ते में या कलकत्ते के आउटस्कर्ट्स हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई थी, क्या कहते हैं, ब्राह्मण समाज समथिंग, कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा है। उस मीटिंग में शायद संजय भी थे, अभी दिख नहीं रहे, संजय भी थे, उनको भी बुलाया गया था, क्योंकि वो आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ में मीटिंग हुई थी। तो वहां वो लोग कह रहे थे कि आज भी मजदूर देखने के साथ साथ हिंदुस्तानीरा मजदूरी काज करे, हिंदुस्तानीरा दरबारेर काज करे, हिंदुस्तानीरा एरकम काज करे। मैंने जो मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानती, लेकिन एक लेबर क्लास का जो काम होता है उसको हिंदुस्तानीरा फॉरेन एक अभिजात के बंगालियों के बीच में
ये प्रचलन आज भी है। दूसरी बात, बहुत दिनों तक और आसपास में आप देखे होंगे एक बंगाली मकान मालिक अपना मकान बंगालियों को भाड़े पर नहीं देता, बल्कि वो हिंदुस्तानी को देता है। हिंदुस्तानीरा टाइम मतन भाड़ा দেয় আর টাইম মতন ছেড়ে দেয়, বাঙালিরা তো দখল করে নেয়। ये मैं वास्तविकता बता रही हूं। अच्छा, अब मैं अपने को बहुत अधिकारी विद्वान प्रवासी साहित्य पर नहीं मानती हूं, क्योंकि शौक से पढ़ा है उपन्यासों को और शौक से पढ़ा है कहानियों को। कविता मेरा प्रिय विषय नहीं रहा है। तो थोड़ी थोड़ी बात इन कहानियों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। पहली कहानी जो भाई राकेश पांडे जी ने कहा, कोख का किराया, तो पता नहीं इन्होंने कैसे कहा, लेकिन बंगाल में मेरा अनुभव है, क्योंकि एज ए सोशल वर्कर, उसको क्या नाम देते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं दो एक एनजीओ के साथ जुड़ी हूं और दो एक क्या कहते हैं हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल नहीं, वो नर्सिंग होम के साथ मेरा जुड़ाव है। 90 से लेकर के 1990 से लेकर 2010 के बीच में करीब 10-20 औरतें, कामकाजी औरतें, इस कहानी में है कि वो अपनी महिला, क्या नाम है उसका, गैरी उसका पति है, मनप्रीत है वो, लेकिन उसको मैना बोलता है। मैना अपनी कोख किराए पर जया को देती है, क्योंकि उसका पति खिलाड़ी रहता है और उसको, लेकिन गैरी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि उसकी पत्नी मैना अपनी कोख किराए पर दे। वहां के समय में विदेश में रची बसी गई ये कहानी कोख का किराया देने वाली महिला का घर छीन लेती है। उसका पति उसको छोड़ देता है, उसके बच्चों से उसको लेकर चला जाता है। लेकिन भारत में जब कोख का किराया देने की प्रथा चली, तो अधिकांश गरीब महिला, ये वास्तविकता है, इसका आंकड़ा है मेरे पास, और कहिए तो मैं दे भी सकती हूं, अभी नहीं। भारत में जब कोख के किराया की, मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रही हूं, क्योंकि बाहर से मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं ज्यादा परिचय उसका समय नहीं मिला। खुद पति की सहमत से, खुद परिवार की सहमत से गरीब महिलाओं ने अपनी कोख किराए पर दी। 2 लाख 3 लाख रुपए उन्हें मिले और 9 महीने तक उन्हें बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छे तरीके से उन बंगलों में रखा गया, उन बड़े घरों में रखा गया, जिसमें उनकी कोख, जिन्होंने उनकी कोख का किराया लिया था, कईयों ने बंगाल से ले जाकर के बंबई, गुजरात और बंबई जैसे बड़े शहर में, और क्या कहते हैं, सूरत जैसे, बंगलौर जैसे, 3 शहरों के नाम मुझे याद हैं, ऐसे शहरों में 1 साल के लिए भाड़ा लेकर मकान में रखा, और बच्चे पैदा होने के बाद वे वहां से चले आए। उसके बाद वो महिला, क्या कहते हैं, फिर उस बच्चे के पास भी, जैसे जया जब कहती है, जया का पति, कि बच्चा मेरा है, अब तक मैंने तुमसे कभी नहीं कहा और अब उस पर से तुम मुझसे मिलना मत। यहां पर पहले से अनुबंध रहता है और वो सहजता से अनुबंध हुआ। भारत में वो सहजता से अनुबंध हुआ और उन महिलाओं ने स्वेच्छा से, अपने परिवार की सहमति से अपनी कोख किराए पर दी, पैसे दिए और अपने घर वापस आ गए। दूसरी कहानी, सांकल। पहली बार
जब कहानियों में तो मैंने पढ़ा था, कहीं कभी कभार सुना था, लेकिन बहुत चेतना होने के बाद, मतलब अभी कुछ दिन पहले मेरी भोजन बनाने वाली ने जब आकर मुझे बताया कि मेरे बेटे ने मुझे मारा है, पता नहीं, ये शब्द मुझे पचाने में और सुनने में बड़ी तकलीफ हुई थी। और उसके बाद मैंने उसको कहा कि जब तुम बेटे को खिलाती हो, तुम बेटे को रखती हो, तुम्हारा बेटा 18 साल का हो गया है, उसकी औकात कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की, उसे तो अपने घर से निकाल दे। उसने उसे अपने घर से निकाल दिया, लेकिन जैसा दीदी ने कहा कि माएं तो माफ कर देती हैं, तो एक दिन आके बोलती हमसे कि दीदी যখন না কোনো ভালো জিনিস খাই ছেলের জন্য মন ছটপট করে। ये सिर्फ बंगाली की बात नहीं है, ये हर एक माँ की पीड़ा है। और माँ बच्चा कितना भी पुत्र कुपुत्र भले ही माता न कुमाता, बच्चा कितना भी कपूत हो, माँ कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन अभी अभी बहुत अच्छी कहानी का प्लॉट है। एक दिन मेरा ड्राइवर नहीं आया था, मैं अपने भाई की गाड़ी के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। एक वो रिक्शा वाला वैन जो होता है, उस पर एक 3-3.5 साल के बच्चे को लेकर के एक आदमी वहां आके खड़ा हुआ, और मेरे पीछे मैं जहां बैठी थी वहां एक छोटी सी गुमटी थी जिस पर घुगनी, अंडा और पावरोटी और ये सब मिल रहा था। तो बच्चा बोलने लगा कि आमियो अंडा खाओ, मैं भी अंडा खाऊंगा। एक बार मेरे को मन हुआ कि मैं बोल दूं कि तुम इसको खिला दो या मैं खरीद के दे दूं, क्योंकि वो 3.5 साल का बच्चा, मेरा नाती भी 4 साल का है होता, तो मुझे बहुत असुविधा लग रही थी कि बच्चा मांग रहा है और ये आदमी क्यों नहीं दे रहा है। बैठे बैठे मैंने उससे पूछा कि আপনি এটা নিয়ে ঘুরছেন কেন একে? তো বলা বাড়িতে কেউ থাকলে তারপরে তো দেব, বাড়িতে কেউ নেই। फिर वो अपने आप बोलने लगा, एक कपाली पोड़ा, इसका भाग्य ही खराब है, जब ये 5 महीने का था तो इसकी माँ इसको छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई। तो मैंने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लेते। बातचीत बंगला में हो रही है। मैंने कहा तुम दूसरी शादी कर लेते। कहा कि नहीं, बच्चे को मैं सौतेली मां नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चे को पाल सकता हूं। तो मैंने उसको कहा नहीं, हम स्त्रियों की संवेदना का राग अलापते हैं, लेकिन हम कभी पुरुषों की संवेदना का राग नहीं अलापते। मैं स्त्री हूं, और कभी कभी लोग कहते हैं कि आप स्त्रियों के विरुद्ध कैसे, क्योंकि मैं अपने वो स्त्रीवादी खांचे में मैं अपने को नहीं रखती, न मैं अपने को किसी खांचे में नहीं रखती। जहां बुरा है वहां बुरा है, जहां अच्छा है वहां अच्छा है। तो उसने बताया कि उसके परिवार में जो लोग हैं, बाद में पता लगा कि वो कोई समथिंग साव हिंदी भाषी था। तो मेरे परिवार में भी लोग इसको चाहते हैं कि मैं उनको अपने लिखा पढ़ी के साथ दे दूं, और जब वो उसको क्या कहते हैं कि वो उससे मैं कोई रिश्ता न रखूं। तो इस तरह की घटनाएं बहुत हमारे समाज में आम हो गई हैं आज। हमारा समाज, एक और प्रश्न है उस पे कि गैरी कहता है, वो पूछता है उससे कि गैरी नहीं, वो जो प्लेयर रहता है, वो मैना से पूछता है कि तुम तो भारतीय मूल की लड़की हो, तब तुम कैसे मुझसे कह सकती हो कि तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करने के लिए संबंध बना लो। कितनी बड़ी चोट है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो शारीरिक शुद्धतावाद है, ये वास्तव में होना चाहिए, और स्त्रियों पर ये इसलिए लादा गया था कि पुरुष अपनी माने उनकी जो माने हमारा जो क्या कहते हैं उसको ना, हमारी जो होंगे, हमारा अधिकार पाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, नहीं
हमारी संपत्ति का उत्तराधिकारी। हमारी जो संपत्ति का उत्तराधिकारी हो वो मेरे ब्लड से हो, मेरा हो। इसलिए हमारे साहित्य और संस्कृति में, क्योंकि ये शुद्धतावाद का आचरण पुरुषों पर नहीं लाया गया था। अब लेकिन ये बातें आज के समय में बहुत सटीक हो रही हैं। यदि आप स्त्री से शुद्धतावादी आचरण की अपेक्षा रखते हैं तो आपको भी शुद्धतावादी आचरण में चयन पढ़ना पड़ेगा। शादी के बाद, शादी के पहले आपने क्या किया, दैट्स नो मैटर, लेकिन जिस दिन से आप एक कमिटमेंट में जा रहे हैं, यदि आप स्त्री से अपेक्षा करते हैं तो पुरुष को भी उस अपेक्षा में खरा उतरना चाहिए। गुलमहर वाली बात उन्होंने बताई, अब मैं उस पर नहीं जाती हूं। फिर लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय समाज में खाली विदेश में जाने वाले बच्चे नहीं, रहने वाले, यहां रहने वाले बच्चे जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा रहे हैं। बंगाल का बच्चा बंगलौर उठ के चला गया है, तो अब वो बंगलौर तो बहुत अच्छा शहर है, कोलकाता को तो नोड़ा रे बाबा, हम यहाँ फिरते चाइना, ठीक है। और एक पीड़ा जो सबसे बड़ी है, मनुष्य मात्र की पीड़ा है कि हमारा बचपन जहां गुजरता है, जिस हवा माटी में हमारा बचपन गुजरता है, जहां हम खेल कर बड़े होते हैं, वह संवेदना कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं मरती। हमारे बचपन के मित्र हमारी स्मृति से कभी गायब नहीं होते। बाद के जीवन में कॉलेज लाइफ में कुछ लोग मिले, कुछ हल गए, फिर वर्क प्लेस पर कुछ लोग मिले, चले गए, ये सारी चीजें होती रहती हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न मैं और उठाना चाहूंगी गुलमोहर में, कि जहां यहां पर बहुत सारे हमारी उम्र के लोग बैठे हैं। हमारी दादी दादा कहा करते थे, हमारे पुरखे पुरनिये कहा करते थे, जब तक जीवित रहो अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम मत करना, ठीक है। उस मां ने गलती ये की कि पुत्र मोह में आकर के अपनी संपत्ति बेच दी। यहां जितने लोग बैठे हो और नई पीढ़ी के जो लोग हो, ये ध्यान रखना कि जब तक जीवित रहो तब तक आप अपनी संपत्ति अपने बच्चों को मत देना। कौन सी जमीन पर, ये तो बहुत, देखिए, जमीन के लिए झगड़ा खाली विदेश से तैयार कमा के आने के बाद नहीं। इसका प्रश्न दूसरा है कि विदेश में जब आदमी बस जाता है, प्रवास में कहीं दूसरा, आज जब बंगाल में अभी एक लड़की हमारे पास रोती हुई आई, क्योंकि मैंने अपनी छात्राओं को कह रखा है कि तुम अपना व्यक्तिगत जीवन भी हमसे शेयर कर सकती हो, मुझे जो लगेगा मैं उसमें आपको क्या कहते हैं उसका सहयोग करूंगी और आपको रास्ता दिखाऊंगी। एक दिन वो आई और उसने एक इतनी बड़ी चिट्ठी 2-3 पन्नों की लिख करके मेरे लिए लिखा था। कहा कि मैडम आप प्लीज इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जो बात मुझे बताना है मैं संभवतः उसको आपको बता नहीं पाऊंगी। जब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें यह था कि उसका पिता जो यहाँ रह करके बंगाल में कमाता था और गांव में जो उनकी जमीन थी, उनके चाचा ने और उनके बड़े पापा ने वो हड़प ली है, और उन लोगों को उसके पिता लड़ते नहीं हैं अपने दोनों भाइयों से, इसलिए उसके घर का माहौल, उसके माता और पिता में हर दिन झगड़ा होता रहता है। उसके घर का माहौल बहुत खराब हो गया है और बहुत सारी इस तरह की चीजें थी। तो जर और जोरू और जमीन का झगड़ा कोई आज का नया झगड़ा नहीं है। जमीन के लिए भाई भाई का गला काट देता है, और क्या कहते हैं भाई बहन के बीच में, बहनें तो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी बिहार में, बंगाल में ये राइट मिला है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी ये राइट देता है, लेकिन अधिकांश स्त्रियां अपने भाइयों से अपनी संपत्ति नहीं चाहती हैं, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाएंगे। और ये कहानी जो कहती है उसका दर्द एक है, लेकिन जमीन के लिए कत्ल होना
बहुत आम बात है। मैंने अपने बचपन में गांव में बहुत देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। अब एंटरप्रेन्योर कहानी, ये कहानी बहुत समझने की बात है, भारतीय समाज को भी बहुत बदलने की बात है। वह लड़की अंत में उसका ससुर कहता है, जो उसके बारे में इसका ससुर, बहुत बड़ी कहानी है, मैंने उसको क्या कहते हैं अंडरलाइन करके रखा है कि कितनी संतुलित, समझदार और सुलझी हुई लड़की है। पापा ने प्रशंसात्मक भाव से सोचा, ऐसे क्राइसिस के समय में भी कैसे संतुलन के साथ सारे कर्तव्य को निभाई जा रही है। हम ऐसे ही उसे अपने से अलग करते हुए एंटरप्रेन्योर, कारपोरेट गर्ल, मैडम एग्जीक्यूटिव, जाने किन किन विशेषणों से नवाजते रहते हैं। हमारे समाज में, हमारे परिवार में हमारी अपनी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि जब स्त्रियां आपके साथ बराबर कंधे से कंधा लगा करके, आप भी 9 से 6 ऑफिस कर रहे हैं, वे भी 9 से 6 ऑफिस कर रही हैं, तो पूरे घर की जिम्मेदारी आप सिर्फ उन पर मत थोपिए। और हम जानते हैं कि यदि आप नहीं थोपते हैं तो आपकी पुरानी पीढ़ी के, आपके माता पिता, अभी कल किससे बात हो रही थी, बड़े आलोचक हैं, तो उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष दोनों आईएएस ऑफिसर हैं और रोज झगड़ा होता है, क्योंकि पति, आईएएस पति चाहता है कि जब दोनों ऑफिस से लौटें तो चाय बना करके सिर्फ पत्नी दे। ठीक, हमारे समाज में पहले कुछ चीजें ज्यादा अच्छी थी, खैर इस पर बहस नहीं करूंगी, नहीं तो ये चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी। अब एक और चीज, यूं ही चलते हुए, अब इस कहानी को पढ़ते हुए पहली बात तो इस कहानी की बनावट में एक सबसे गलत बात, क्योंकि आलोचनात्मक दृष्टि रह गई, कि वो महिला जो इसकी नायिका है नीमा, वो पार्क में मिली हुई एक महिला, जिसने अपना नाम कभी लिली बताया और कभी क्या कहते हैं मुस्लिम नाम बताया, उसको बिना कुछ जाने सोचे समझे, ये कहानी की बनावट की सबसे और तुरंत खटकती है कि विदेश में रहने वाली महिला जो देख रही है कि यहाँ के नियम कानून बहुत कड़े हैं और आज की कहानीकार है, मतलब ये 50 साल पहले की कहानी नहीं है, वो उसको अपने घर का एड्रेस दे देती हैं और वो उससे काम करा लेती हैं, और फिर जब उनको थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी में संदेह होता है तो वो उसको कहती हैं कि तुम क्या कहते हैं उसका आई कार्ड लेना है और उसको क्या कहते हैं उसका एड्रेस लूंगी, उसका पासपोर्ट लूंगी, तब सोचूंगी। मैं बहुत ज्यादा समय ले चुकी हूँ, सिर्फ उस कहानी की मूल पंक्ति जो कहती है लास्ट में है, और जिससे हम पूरे साहित्य को, प्रवासी साहित्य को तौल सकते हैं। ये समीर के क्या कहते हैं, समीर के जीने का अपना तरीका है, वह हजारों चौखाने पार करके वापस लौट आता है अपने चौखाने पर। ये चौखटा है आपके अंतर्मन का चौखटा, जो चौखटा आपके बचपन में बना है, आपकी संस्कृति से बना है, आपके संस्कार से बना है, जो मैंने पहले कहा। शायद हर भारतीय का यही तरीका है, वे या तो अपने चौखाने पार नहीं करते या हजारों चौखाने पार करते हुए अपने चौखानों पर वापस लौट आते हैं। सही बात है। हम जहां जिस परिस्थिति में जाते हैं उस परिस्थिति में एडजस्ट करते हैं, उसके साथ अपनी संगति बैठाते हैं, और किंतु हमारी मूल प्रवृत्ति को हम नष्ट नहीं होने देते। यही हमारी पहचान है। चाहे वो भारत हो तो भारतीयता है, पाकिस्तानी हो तो उसकी पाकिस्तानियत है, अरबी हो तो उसकी अरबियत है, बंगाली हो तो उसकी बंगालियत है, और पंजाबी हो तो उसकी पंजाबियत है। इस तरह से सबके लिए है।
शायद इसीलिए दुनिया में कहीं भी रहें, चौखानों की भीड़ में खोते नहीं। हमारे ये जितने साहित्यकार हैं, हमें ये खुशी है कि वे दुनिया की भीड़ में खो नहीं गए हैं। उनमें अपनी भारतीयता, अपनी भाषा की पहचान, अपनी संस्कृति की पहचान, अपने संस्कार की पहचान बाकी है और वे अपने आप को अपनी रचनाओं में जीते हैं और हर बार मेन रोड पर मिल जाते हैं जिंदगी में भी। इन सारे साहित्य में जिंदगी के मेन रोड पर मिल जाने की तड़प इनके साहित्य की मूल प्रवृत्ति है। और एक बात यह भी कि व्यक्ति कहीं भी किसी भी चौखाने में हो, चाहे दीवारी में हो, चाहे वो देश की हो, परदेश की हो, संस्कृति की हो, समाज की हो, धर्म की हो, भाषा की हो, मनुष्य अपने मूल से कितना भी कट जाए किंतु दूरवा की तरह जड़ में वह सुरक्षित रहता है। मूल बात, कहानियों के किसी भी साहित्य को या किसी भी साहित्य की विधा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसके सही पाठ की जरूरत है। आप बार बार कहानी को पढ़िए, कविता को पढ़िए, उपन्यास को पढ़िए, किसी आलोचक को मत पढ़िए, आलोचना को मत पढ़िए। कहानियां, उपन्यास, कविताएं खुद बोलती हैं। साहित्य खुद अपना आपा आपके सामने प्रकट करता है। धन्यवाद। मेरी भावना को मिलाकर के चलिए, हम कहते हैं मूल कहानी को पढ़ो, मूल कविता को, मूल उपन्यास को, आलोचक की दृष्टि। धन्यवाद सत्या मैम। कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं खुद बोलती हैं। सत्या मैम के अध्यक्षीय भाषण से मैंने कुछ वाक्य चुने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आपको उसको पुनः दोहरा रही हूँ। हम शुद्धतावादी बनते हैं अपने संस्कार से। सही बात है, मैम का यह कथन हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारी धरोहर भी है और हमारी समृद्धि भी। दूसरा, स्त्री पुरुष नहीं, मनुष्य होने के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए। तीसरा वाक्य है, जहां हमारा बचपन गुजरता है वह कभी नहीं भूलता। ये वाक्य हम सबके लिए अनुकरणीय भी हैं, याद करने के लिए भी हैं और बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आज दूसरे सत्र पे हमने सारे पेपर्स पढ़े। सत्या मैम का अध्यक्षीय भाषण जो बहुत ही अच्छा, सागर्भिक और सशक्त था, उसे सुना। ये कार्यक्रम यही अभी समाप्त होता है। यह भोजन का वक्त हो चुका है, तो हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप सब भोजन के लिए चलें। भोजन की व्यवस्था सामने वाले कक्ष में है। और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप सब आए, आप सब ने हमारा प्रोग्राम सुना, आप सब ने सम्मान सहित अपने वक्तव्य पढ़े। आप सभी का आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात होगी सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।